इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम आज। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करना है अपने को। एक एक पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आपको सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डिंग किस तरह से फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनता है, व्हाई द एटम शोइंग अ वैलेंसीज। ओके, ये सारी टोटल बातें जो कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, सारे के सारे पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपसे अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए यहाँ पे एक एक करके सारे पार्ट को क्लियर कर लेंगे हम। दैट विल बी मोर इजी टू परफॉर्म एक्सप्लेन दैट। ओके, देखो सबसे पहले तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये दो पार्ट ऐसे हैं कि आपको हर इसमें आने वाले हैं, क्योंकि बॉन्डिंग फॉर्म करनी है हमको, सिग्मा बॉन्ड और एक साइड में पाई बॉन्ड। ओके, अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, हमेशा याद रखो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म होता है, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो सबसे पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। गाइस कौन सा होता है पहला, सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड होता है। और उसके बाद अगर आप कोई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो उसके बाद अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। मतलब मान के चलो कि मैंने यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। एनी सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। ओके, इसके बाद कोई एक नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो दूसरा जो बॉन्ड बना है उसमें से एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा आपने मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म किए तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड के होते हैं। क्या होते हैं, वो पाई बॉन्ड के होते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपके कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड है और आपके 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कितने कंटेन करते हैं, आपके 2 पाई बॉन्ड कंटेन करते हैं। दैट शुड बी वेरी इजी। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा। सिग्मा हमेशा अकेला ही रहेगा, कभी भी दो बॉन्ड के बीच में कभी भी दो सिग्मा कभी आते नहीं है गाइस। ओके, एक ही सिग्मा आता है हमेशा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रख दो। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। इनकी स्ट्रेन क्या होती है, किस तरह से ये एक्सप्लेन किए जाते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेन होती है वो एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, सुन लो, सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेन होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब ये जो है हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। मतलब ये आपको ब्रेक करने के लिए इनको एनर्जी ज़्यादा फॉर्म लगती है। ओके, मेकिंग करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। ओके, इवन इन द केस मेकिंग करने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा लगती है। सेकंड, ये आपके वीक बॉन्ड होते हैं कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड ये कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। कौन से, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड। ओके, अगर मैं बात करूँ तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ब्रेक ही नहीं होंगे। अगर ब्रेक नहीं हो रहे तो रिएक्ट होने का चांसेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ओके, दैट इज़ द रीज़न आपके ये सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो द पॉइंट विल बी नोटेड देयर। ओके, दैट इज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेस रिएक्टिव होते हैं। वेयर एज अगर कोई बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होता है, यहाँ पे 1 नंबर लिख लीजिए, कोई बॉन्ड अगर जल्दी से ब्रेक होता है तो वो बॉन्ड आपका क्या होता है, रिएक्टिव ज़्यादा होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। कंपेरिजन में आपको पता है दोनों का कंपेरिजन चल रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। ओके, सो मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड के कंपेरिजन में। ओके, मोर रिएक्टिव होते हैं। बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड के ही बारे में। ओके, सिग्मा बॉन्ड का नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं कोई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंट करता है। ओके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट करता है, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है फॉर्म होने के लिए। मतलब मानो कि आपको और मुझे कोई बॉन्ड आपके और मेरे बीच में अगर फॉर्म करना है बॉन्ड, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कि हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, आई कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, वी कैन मेक 1 कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और सिर्फ मेरे पास ही इलेक्ट्रॉन है और मैं ही आपको पूरे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2, एक बॉन्ड बनने के लिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, कोऑर्डिनेट। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, समटाइम इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके,
सो आयोनिक बॉन्ड एक अलग टर्म है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक अलग टर्म है, और कोवैलेंट बॉन्ड एक अलग टर्म है। ओके, ये सब बॉन्ड अलग अलग टर्म से होते हैं, बट दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो हमेशा सिंगल बॉन्ड के बीच में फॉर्म होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी के भरोसे नहीं होता। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। ओके, यहाँ पे नोट करेंगे हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है किसी की। जैसे कि पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड की ज़रूरत होती है, विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैन नॉट बी पॉसिबल टू फॉर्मेशन। ओके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट होता है ये। तो यहाँ पे ये नोट कर लिया हमने। और ये जो बंदा है ये कम्प्लीटली डिपेंड है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। क्यों? अगर आप दोनों, आपने और मैंने अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ही नहीं किया देन वी कैन नॉट मेक अ पाई बॉन्ड, क्योंकि हम जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे वही सिग्मा होगा। आपने अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं किया तो हमारे बीच में पाई बॉन्ड हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज़ द रीज़न। तो हमें सबसे पहला बॉन्ड क्या फॉर्म करना पड़ता है, पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड का कोई होता नहीं है। तो पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट अलॉन्ग विथ अ सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा, अलॉन्ग विथ अ सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब सिग्मा पाई बॉन्ड ऑलवेज किसके साथ एग्जिस्ट होगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये भी नोट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट along with sigma bond, along with sigma bond। गाइस ये एक पॉइंट नोट कर लिया हमने यहाँ पे, तो दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऐसे इस तरह से पॉइंट बन जाते हैं आपके। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। अब मैं आपको बता दूँ, द एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है। फोर्थ नंबर का पॉइंट, कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी गाइस होती है नियरली 8 किलो कैलोरीज होती है। कितनी होती है, किलो कैलोरीज होती है, 8 किलो कैलोरीज, सॉरी 80 किलो कैलोरीज होती है। सो 80 किलो कैलोरीज कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है। वेयर एज फोर्थ नंबर का पॉइंट हमारे कार्बन पाई बॉन्ड के अंदर आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन बॉन्ड इज ओनली अबाउट 65 किलो कैलोरी, इज ओनली अबाउट 65 किलो कैलोरीज होता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, किलो कैलोरीज की सिग्मा बॉन्ड के अंदर लग रही है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। और अगर फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है, अगर फिफ्थ पॉइंट आपको बताना है यहाँ पे, तो आप ये बता सकते हो कि पाई सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको 573 केल्विन एनर्जी लगती है। कितनी लगती है, 573 केल्विन। ब्रेकिंग ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड नीड 573 केल्विन एनर्जी टू ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड, वेयर एज पाई बॉन्ड को कम लगती है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है। देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। ओके, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 373 केल्विन एनर्जी, मतलब नियरली 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगेगा आपको। अगर आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो नियरली 100, मतलब 100 के अंदर भी हो सकता है या 100 के थोड़ा आसपास भी हो सकता है। सो दैट शुड बी पर्टिकुलरली 373 केल्विन टेम्परेचर आपको लगता है पाई बॉन्ड ब्रेक करने को। वेयर एज सिग्मा बॉन्ड 573 केल्विन एनर्जी, मतलब वो 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। सो इट मीन्स कि आपकी स्ट्रेंथ भी आपके बॉन्ड ब्रेकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड मेकिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे 80 किलो कैलोरीज आपको लग रहा है सिंगल बॉन्ड के लिए, 65 किलो कैलोरी लग रहा है पाई बॉन्ड के लिए, तो दैट इज़ अ मच डिफरेंस, यू नो। ओके, दैट इज हैविंग सम डिफरेंस इन दैट फॉर्मेट। तो ये आपके कुछ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के वेरिएशन है। गाइस हमने जो बात की है ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ थोड़ी थोड़ी स्टडी करनी है। तो ज़्यादा डीप में स्टडी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, जो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेट में होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड के बाद जो एग्जिस्ट करते हैं वो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया पाई बॉन्ड का टर्म किस तरह से होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। पहले हमने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, उसके बाद हमने क्या किया, पाई बॉन्ड फॉर्म किया, उसके बाद हमने और क्या किया, पाई बॉन्ड फॉर्म किया। इस तरह से आपको कंटिन्यूसली पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करते चलना है। ओके, अब सबको समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं वैलेंसीज की। वैलेंसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वैलेंसीज भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे वैलेंसीज के, वही कंसेप्ट थोड़ा सा आप रिपीट करेंगे यहाँ पे। देखो, अकॉर्डिंग टू द ओल्डर कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी सुन लो यहाँ पे, वैलेंसी का कंसेप्ट क्या था, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू ओल्डर कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या कहता है कि अगर किसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 या 2
या 3 या 4 या 3 या फिर 4 होते हैं तो वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अगर किसी के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 या 4 होते हैं तो वही उसकी क्या होती है, वैलेंसीज होती है। ओके, तो ये 4 तक सीमित होता है। मतलब मान लो एग्जांपल देने के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी है, 1 है। बेरिलियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो बेरिलियम की वैलेंसी भी कितनी है, 2 है। बोरॉन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है तो बोरॉन की वैलेंसी भी कितनी है, 3 है। कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है तो कार्बन की वैलेंसी भी कितनी है, 4 है। तो इस तरह से इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही इनकी क्या है, वैलेंसीज हैं। तो इस तरह से आपको ये जानना ज़रूरी है। एंड इफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द 4 देन ऑक्टेट माइनस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको करना होता है। क्या करना होता है आपको, ऑक्टेट माइनस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन करना होता है। सिंपल सा रूल है ये भी। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है आपको पता है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी ऑक्टेट माइनस क्या करना है, ऑक्टेट माइनस आपको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन करना है। कौन से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर मोर देन 4 होंगे तो, मोर देन 4 होंगे तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन करने हैं आपको। सी फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में यहाँ निकालता हूँ, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं 5। ओके 5 होते हैं तो 5 में आप क्या करोगे, आप 5 से निकाल, 5 तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है बट वैलेंसी 5 नहीं है तो 8 माइनस 5 करोगे तो क्या आ जाएंगे आंसर 3। मतलब 5 को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इट इज मीन्स कि नाइट्रोजन आपका 3 वैलेंसी शो करता है। कितने शो करता है, 3। आप अगर नाइट्रोजन हो तो आप चाहोगे कि मुझे अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, किसी एलिमेंट्स को बोलोगे, आजू बाजू पड़ोसी में जो एलिमेंट है आपके उनको बोलोगे कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। देन हम शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आप मुझे दीजिए, मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉन देता हूँ। देन व्हेन वी कैन मेक अ वन बॉन्डिंग एंड वी कैन कंप्लीट आवर ऑक्टेट। ओके, जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी लेंगे हम, डोंट वरी। ओके, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं लेकिन उसकी वैलेंसीज कितनी होती है, तो 8 माइनस 6 करना होता है। ऑक्टेट माइनस 6 कर दो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 2, मतलब 6 में तो अगर 2 डाल दिए तो उसकी वैलेंसी, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। और फ्लोरीन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 में 8 माइनस 7 कर दिया तो कितने हो जाएंगे आपके, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 वैलेंसी आपकी फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देयर फैमिलीज मेंबर। ओके, आपको इनको मालूम है, इनकी फैमिली मेंबर्स की भी वैलेंसी इतनी होती है। सो ये इनके वैलेंसीज है, ये इनके क्या है, वैलेंसीज है। तो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 वाले कंपोनेंट के हैं, वैलेंसी है इनके मोर देन 4 वाले कंपोनेंट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जिनके, उनको इस तरह का रूल अप्लाई करना है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 5 इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। मैं ये जो निकाल रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी एक साइंटिस्ट ने बताया था। उस साइंटिस्ट का नाम था लिविस, तो इसको नाम दिया गया था लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स थ्योरी से नाम जानते हैं इसको। तो अब ये पता है आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे। मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मैंने अभी बताया था पीछे आपको, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा एलिमेंट देखूंगा जो मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा है बेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही होते तो वो एक इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर कर सकता है इजीली। तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक एक बॉन्ड बनता जाएगा। याद रखिए, एक बॉन्ड बनने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। सो दे कैन मेक अ वन बॉन्ड। ओके, ये इस तरह से बॉन्ड बना ले रहा है आपके साथ। तो ये बॉन्ड बना लिया आपने इसके साथ। ओके, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग बन गई। ये रेड कलर के जो डॉट है ये नाइट्रोजन के, ब्लू कलर के जो डॉट है ये किसके हैं, आपके हाइड्रोजन के हैं। और आप देखो तो ये 2 डॉट अभी भी रिमेनिंग है। देख लीजिए आप, 2 डॉट जो दिख रहे हैं आपके अभी भी रिमेनिंग है। 2 डॉट का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको, लोन पेयर बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम लोन पेयर का नाम देते हैं। लोन पेयर, पेयर का मतलब क्या है, पेयरिंग में है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, एंड दैट इज द रीजन
ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब अगर काउंट करो आप तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम अमोनिया बोलते हैं, दैट इज NH3 कंपाउंड। अमोनिया कम्प्लीटली ऑक्टेट में स्टेबल है, इसलिए स्टेबल मॉलिक्यूल कहा जाता है अमोनिया को। ओके, मतलब अमोनिया हो या फिर कोई भी मॉलिक्यूल, जिसके वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। वी कैन टेक एनी एग्जांपल जो कि आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। देखो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं है ना। तो दैट इज़ द रीज़न। ऐसे इस तरह से बॉन्डिंग को हम लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि हम आगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट बिफोर वी गो ऑन केमिकल चैप्टर, हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ही क्लियर कर लेते हैं, जो आपका 9-10 में हो चुका है ये कंसेप्ट। ओके, इस तरह से हमने इसको बता दिया, इसको कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। ऊपर के 2 डॉट जो दिख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने आप याद रखो, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो देन वी कैन मेक अ वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपके और मेरे बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन देते हो और मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तो देन वी कैन मेक अ वन कोवैलेंट बॉन्ड। हम दोनों मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो। लेकिन आप मुझे कह रहे हो कि सर मेरे पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब मुझे ही तो देना पड़ेगा, दया माया तो मुझे दिखाने पड़ेंगे, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे आप लोग आपको। तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के वो मेरी तरफ से जा रहे हैं, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से जाएंगे, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे क्या आप, नहीं बोलना चाहिए उसको, तो उसको क्या बोलोगे आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलोगे। इसका मैंने एक नाम बताया था, आई होप सबको याद होगा, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड उन दोनों के बीच में बनता है। ओके, दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, जो उन दोनों के बीच में बनता है। और ये बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर स्पेशल चैप्टर्स है आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ओके, सो वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए नाइट्रोजन की स्टेबल वैलेंसी 3 है। नाइट्रोजन कैन आल्सो शोइंग अ 4 वैलेंसी, कब, जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, मतलब वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना, उसके साथ फॉर्म करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, 3 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है नाइट्रोजन की, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, 3 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन ने एक और हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन नहीं, हम पकड़ेंगे ऐसा आइटम जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके फॉर एग्जांपल हम पकड़ दे बोरॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, उसने दे दिए, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके, ऐसे एग्जांपल ले लिया हमने, क्यों लिया ये हम बाद में बात करेंगे। अब नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर लॉस कर दी, लोन पेयर लॉस की, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और बोरॉन के ऊपर आ जाता है निगेटिव। अब बोरॉन के ऊपर निगेटिव क्यों आता है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अभी से समझ लो कि ये बॉन्ड देखो किस तरह से बन गया है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से एरो करके दिखाते हैं। ये कोई रिएक्शन नहीं है गाइस, ये छोटा सा एक एरो दिखाया मैंने, छोटा सा, ये बॉन्ड ही है बट ये छोटे से एरो से डिनोट करना होता है। तो गाइज आपको नाइट्रोजन के बारे में समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन ने जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था, लेकिन आपने जब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो उसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसी एलिमेंट के साथ। ओके, जैसे बोरॉन हमने ट्राइफ्लोराइड ले लिया था, और नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर जब लॉस कर दी तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया था, पॉजिटिव, और उसके ऊपर निगेटिव आ गया था। और ये जो एरो दिखाया मैंने, ये कोई रिएक्शन का एरो नहीं है, मैंने आपको बताया ये बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से दिखाते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज दैट, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है यहाँ पे। तो ये बन गया आपका इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। सो आई होप सो यू विल वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड दैट वन। ओके, इजीली आपको समझ में आ गया कि किस तरह से होता है ये, ठीक है ना। ये वैलेंसीज का मैटर समझ में आ गया। तो मुझे आपने अगर बताना है तो कार्बन की वैलेंसी समझ में आ गई आपको, नाइट्रोजन की वैलेंसी समझ में आ गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी समझ में आ गई आपको, सबकी वैलेंसी एक बार हम पूरा से रिवाइज कर डालते हैं। आप पीछे जाके एक बार देख सकते हो, मुझे बता सकते हो। अब हाइड्रोजन की वैलेंसीज कितनी होती है गाइस, 1 होती है, बराबर है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। जैसे कि हाइड्रोजन की फैमिली जो होती है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, जितने भी फैमिली मेम्बर्स है इसके हाइड्रोजन के नीचे आने वाले, इसके फैमिली मेम्बर्स मतलब सॉफ्ट मेटल जितने भी हैं, तो उनकी वैलेंसीज कितनी है, इसकी 1 होती है। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, जितने भी फैमिली मेम्बर है बेरियम की, इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 2। बोरॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है,
तो इनकी भी वैलेंसी कितनी होगी 3। कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है तो इनकी वैलेंसी भी कितनी होगी 4 होगी। ओके, इसके अलावा मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया था, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है। तो 5 को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की 3, तो 8 माइनस आपने 5 किया था, आंसर 3 आया था। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 8 माइनस 6 किया तो 2 आया था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है आपके हैलोजन जिसको हम कहते हैं, उनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और नोबेल गैसेस एलिमेंट को किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए वो 0 वैलेंसी शो करते हैं। तो ये वैलेंसीज का जो फंडा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आई होप सो आपको समझ में आ गया वैलेंसीज का मैटर। ओके, क्या था तो वैलेंसी, ये वैलेंसीज आपने नोट कर लिया होगा आई होप सो। अगर नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके एक बार नोट कर लीजिए सब कुछ, पीछे आ जाइए, पीछे का पार्ट पूरा नोट कर लीजिए। आप एक बार नोट करना बनता है। ओके, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए सब कुछ। चलो बढ़ते हैं हम आगे, देख लिए अब आगे क्या है तो। ओके, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। देखो यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या थे वो समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली किस तरह से आपकी यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्डिंग। उसके बाद किसके साथ कितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं, ये वैलेंसी का जो मैटर था ये भी समझ में आ गया। और किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करने, कोवैलेंट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया आपको। कोवैलेंट कंपाउंड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आपने एक दिया मैंने एक दिया, देन वी कैन मेक अ वन कोवैलेंट बॉन्ड। आपके पास है ही नहीं, कुछ भी टेंशन मतलब राठी सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, तो बट हम क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ओके, सो वो बॉन्ड का नाम देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट जो होता है वो इनऑर्गेनिक में हम पढ़े वाले हैं, आगे पढ़ेंगे हम उसको। तो वो किस तरह से होता है आयोनिक कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड बनते तो आपके कोवैलेंट के थ्रू ही है, बट जब आपके सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होते हैं दे कैन बी इजीली ब्रेकेबल, दे कैन इजीली ब्रेकेबल, किसी की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट नॉर्मल स्टरिंग और नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपके इजीली ब्रेक हो जाते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भी इजीली ब्रेक होने वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ पर्टिकुलरली आयोनिक कंपाउंड। ओके, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो दैट इज नोन एज अ आयोनिक कंपाउंड। सिंपल एंड इजीएस्ट फॉर्मेट है आयोनिक कंपाउंड का भी, तो वो भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये 3 आपके बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट था। उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन, दैट शुड बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अबव प्रिंसिपल का जो एक फंडा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अबव प्रिंसिपल क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम पीपीटी के जो पीपीटी के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। अबव प्रिंसिपल जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट कार्बन की वैलेंसीज क्यों 4 होती है, हाउ कैन बी दिस शोइंग अ 4 वैलेंसी, व्हाई कार्बन कैन नॉट कैरिंग अ लोन पेयर, ये बातें भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने के लिए अबव प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। अबव प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स से आया हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के भी कुछ वीडियोस में आगे डाल दूंगा, तो वो भी आपको इजीली हो जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी समझ आएगा आपको। कुछ फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ पे भी अंडरस्टूड हो जाता है आपको अच्छे से। अब हम बात करते हैं अबव प्रिंसिपल की, तो गाइस लेट्स स्टार्ट द अबव प्रिंसिपल। चलो इसको चालू कर लेते हैं, अबव प्रिंसिपल। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस, अबव प्रिंसिपल। ओके, लुक एट दैट वन। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट निकालना पड़ेगा, फ्लो चार्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्लो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको आगे समझ में आएगा ही, पहले हम निकाल लेते हैं, बाद में फिर हम बात करते हैं अबव प्रिंसिपल की फ्लो चार्ट की। यहाँ पे एक तरीका है अबव प्रिंसिपल का फ्लो चार्ट निकालने का, इजी तरीका है। अगर वो आपको अच्छे से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक इसको स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेट में लिख सकते थे हम इसको, लेकिन ठीक है अभी हम इसको इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे होता है 1s ऑर्बिटल आपका, इसको राउंड कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे होता है 2s ऑर्बिटल आपका, इसको भी राउंड कर लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे होता है 3s ऑर्बिटल। साथ में निकाल लिया तो बहुत ही बेटर है, बस जब पढ़ाऊँगा तब ध्यान देना आपने।
ओके 4s ऑर्बिटल होता है आपका यहाँ पे, और यहाँ होता है 5s ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल हम कैसे निकालें सर, आप कब तक निकालने वाले हो, ऐसा कब तक नहीं है। आपके एस ब्लॉक में जितने प्रेड्स है उतने ही आपको निकालना है ए ब्लॉक, ये एस ब्लॉक की सीरीज। ओके 6s हमारे पास 7 प्रेड है तो हम 7s तक ही निकालने वाले हैं, और यहाँ पे है हमारा लास्ट वन 7s प्रेड। ओके तो 7s तक ही हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। यहाँ तक हमारा ये प्रेड्स का फंडा हो गया है, तो हम ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट के पास। अब हम बात करते हैं दूसरे सेकंड पॉइंट की। अब 1s के बाद 1s के अंदर अगर आप देखो तो देर इज ओनली 2 एलिमेंट्स, ओके हाइड्रोजन एंड हेलियम्स। देर इज ओनली 2 एलिमेंट्स विच इज इन द अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अबव प्रिंसिपल में आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हेलियम। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं, हेलियम आता है और हाइड्रोजन पहला आता है, बाद में हेलियम आता है, एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर 2। तो 1s1 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे आपके। ओके कैसे बैठेंगे वो मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है आपका 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे आ जाएगा 2p ऑर्बिटल, पहले लिख लेता हूँ फिर राउंड कर लेता हूँ। फिर आएगा 3p ऑर्बिटल, फिर आएगा 4p ऑर्बिटल। अब p ब्लॉक जब तक है तब तक निकालना है आपको। फिर आता है 5p ऑर्बिटल। देखा जाए तो आपको भी 6p ऑर्बिटल, ये भी आपको 7p तक है ऑर्बिटल। यहाँ तक हमने निकाल लिया, ठीक है। इसके आगे हमको निकालना है अब आगे की सीरीज़। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, इसके आगे की सीरीज़ है आपकी डी ब्लॉक की सीरीज़। तो डी ब्लॉक की सीरीज होती है वो 2p से नहीं 3d से शुरू होती है, तो 3d से निकालना शुरू कर दो। 3d ऑर्बिटल होता है, फिर होता है 4d। अब ये ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 4d सीरीज़ पहले एक बार निकाल लो, अब फिर अपन निकाल बातें करते हैं इसके बारे में। 5d सीरीज़ होती है, 6d सीरीज़ होती है। इसके अंदर आपको 6d सीरीज तक ही आएगा। 7d का अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है, 7d के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, इसलिए 7d का भी इतना हम बात नहीं करेंगे। ओके क्योंकि इतना इन्वेंशन हुआ ही नहीं अभी तक। 3d 4d 5d और 6d इन्वेंशन हो चुका है अभी। 3d के बाद में अब हम बात करेंगे एफ ब्लॉक के अंदर। तो 3d के अंदर कोई आता नहीं है, तो एफ ब्लॉक के अंदर 4f आ जाएगा, और इसके बाद आ जाता है आपका 5f सीरीज़। एफ ब्लॉक की भी 2 ही ब्लॉक्स है, तो सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स की सीरीज़ होती है। एफ ब्लॉक की सीरीज़ भी 2 ही है, एक 1s एक आपका 4f है और एक 5f है। इस तरह से आपकी 2 सीरीज़ यहाँ पे आ चुकी है, 2 सीरीज़ यहाँ पे आ चुकी है। ओके तो ये सीरीज़ आपकी यहाँ पे बात करते हैं हम सीरीज़ के बारे में। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि किस तरह से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो गाइज़ ये याद रखो आप कि एस ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे थोड़ी जगह, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। एस ब्लॉक के अंदर हमारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब आप एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो गाइस आप एस ब्लॉक के अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। ओके सो 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक के अंदर, तो पी ब्लॉक के अंदर ऑर्बिटल होते हैं 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। 3 ऑर्बिटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं मैं आगे वो भी बताऊंगा आपको। डी ऑर्बिटल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसके अंदर होती है 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। 5 ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन की। एफ ब्लॉक के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल में सिर्फ 40 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, तो 7 में कितनी होंगी? 14 की होंगी। तो एक कैपेसिटीज़ है, तो इस कैपेसिटीज़ के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इस कैपेसिटी के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ से। हमारा शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन का फंडा, और दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा फोकस रखिए इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, ताकि आपको समझ जाइए आसानी से। सबसे पहला एलिमेंट जो आ रहा है आपका वो 1s2 आता है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरने हैं 1s के अंदर, 1s2 के अंदर। तो 1s1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 के अंदर, क्योंकि आपने बताया आपको कि एस ब्लॉक के अंदर कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 2s के अंदर, क्योंकि आप 1s तो खत्म हो गए, आप जाएंगे कहाँ पे? आपके 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद 2s के अंदर कितने जाएंगे आपके? अगेन एस ब्लॉक है
तो 2s के अंदर भी 2s1 और 2s2 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, ये भी ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद अब बारी आती है 2p की, 2p ऑर्बिटल की बारी आती है। 2p का अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आ जाती है बारी आपकी 3s की, 3s के बाद 3p की बारी आ जाती है, 3s के बाद आपकी 3p की बारी आ जाती है। हम ये इक्वेशन पढ़ लेंगे, पहले आप देख लीजिए एक बार। 3p के बाद 4s की बारी आती है, 4s के बाद आपकी 3d की कॉन्फ़िगरेशन की बारी आ जाएगी। ओके, तो हम लिख लेते हैं पहले। बताओ मुझे पी ब्लॉक के अंदर कैपेसिटी कितनी है गाइस। पी ब्लॉक के अंदर कैपेसिटीज़ है, यहाँ पे देखो साइड में हमको दिया है, यहाँ पे अच्छे से साइड में यहाँ पे दिया है 6 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटीज़ है। तो 2p के अंदर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चल जाएंगे 6, 2p1 से लेके तो 2p1, 2p3, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 इलेक्ट्रॉन के आप यहाँ पे फिल हो जाएंगे। जैसे ही 2p6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, मतलब आपका कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है आपका 3s है, यहाँ पे चेक करिए आप 3s ऑर्बिटल आ रहा है कि नहीं। फिर 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, 3s2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर बाद में आप जाएंगे 3p के ऑर्बिट के अंदर, कितने किसके अंदर जाएंगे आपको 3p के ऑर्बिट के अंदर। 3p में आपके इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, आपके और इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे उसके अंदर 3p के अंदर। कितने p के अंदर फिर से कैपेसिटी देख लो कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3p1 से लेके 2 कहाँ तक 6 तक, तो ये फिल हो गए। अब कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है 4s आ रहा है, 4s2 आ रहा है, 4s1 एंड 4s2। अब ये खत्म हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे ठीक से ध्यान दो, यहाँ पे ठीक है ना, थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा आपको। ओके, ये बीच में आ गया, थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 4s2 होने के बाद आपका 3d ऑर्बिटल आ रहा है, कौन सा आ रहा है 3d। 3d के बाद आता है आपका 4p, 4p के बाद आता है आपका 5p, 5s के बाद ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। 5s के बाद आता है 4d, 4d के बाद आता है 5p, 5p के बाद आता है 6s, 6s यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका। 6s के बाद यहाँ पे आता है 4f लॉग एलिमेंट, 4f का बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। यहाँ पे आपके 7s के पेड पूरे ख़त्म हो गए, मतलब s ब्लॉक का आपका ख़त्म हो जाता है। s ब्लॉक खत्म हो गया, फिर भी आपका 5f ऑर्बिटल, मतलब f ब्लॉक का सीरीज अभी बचता है। तो f ब्लॉक के अंदर 5f ऑर्बिटल मतलब थोरियम कंपाउंड से शुरू होता है, थोरियम एलिमेंट से शुरू होता है। फिर 6d, फिर बाद में 7p। 7p का लास्ट ऑर्बिटल है आपका 118 नंबर का OG नाम का एलिमेंट है, जो कि कम्प्लीटली फुलफिल हो जाता है। इस तरह से अबव प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया जाता है। अब मैंने आपको जहाँ तक बताया था वो था 4s2, यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ मैं, यहाँ पे 4s2। इसके बाद आ रहा है 3d। 3d के अंदर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, d के अंदर देखिए यहाँ पे दिया है 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 3d के अंदर 1 से लेके तो कहाँ तक 10 तक, मतलब 3d 1 से लेके तो 3d 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और ये होने के बाद आपका 4p आएगा, 4p 1 से लेके तो कहाँ तक 6 तक। उसके बाद कहाँ पे 5s2, उसके बाद कहाँ पे 6s, ये आपका 5s2 हो गया। फिर आएगा 4d, 4d आएगा गाइस। ओके, देखो फोकस करो, 4d में आएगा। और 4d में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, जिससे कि 3d में गए आपके 1 से 10 तक, वैसे ही यहाँ पे भी 1 से 10 तक जाएंगे। 4d के बाद आ रहा है आपका 5p, लुक एट दैट वन, यहाँ पे हाईलाइट करो 5p आ रहा है। 5p ऑर्बिटल में चले जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन बाकी के 5p 1 से लेके तो कहाँ तक 6 तक, क्योंकि p की कैपेसिटी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है आपकी। फिर बाद में 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे 6s2 के बाद में 4f की कॉन्फ़िगरेशन की बारी आती है। f ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितने आ जाते हैं 1 से लेके 14। तो देखो f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, तो 14 आ जाएंगे। उसके बाद आपका 5d आ रहा है, यहाँ पे 5d देखिए, यहाँ पे 4f के बाद में 5d आ रहा है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। 5d 1 से लेके कहाँ तक 10 तक। उसके बाद 6p आ रहा है 1 से लेके 6 तक। उसके बाद आता है 7s2। उसके बाद आ जाता है आपका अगेन 5f की सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है, 5f 14 आ जाता है आपका। अगेन 5f 1 से लेके तो 14 तक, मतलब 5f1, 5f2, 5f3, इस तरह से आपको 14 तक जाना है। 60 1 से लेके 10 तक। और लास्ट में आपका 7p 1 से लेके कहाँ तक 6 तक। ये आपका पूरे 118 एलिमेंट हो गए गाइस। कितने हो गए 118 एलिमेंट हो गए। 118 एलिमेंट आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो इसको, आप चाहो तो काउंट कर लीजिए स्टॉप करके वीडियो की, सर ने रॉन्ग तो नहीं किया है ना कहीं पे। तो ये सारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 118 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 118 एलिमेंट हो चुके हैं। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जो हमें पीरियोडिक टेबल में फॉलो करना है गाइस। ओके, अब इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था, क्योंकि यह ऑर्गेनिक में इसलिए आया क्योंकि सिर्फ हमें कार्बन की स्टडी करनी है, इसलिए इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ा दिया मैंने।
ताकि इनऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा टेंशन का काम ना रहे।